स्टूडेंट्स, अभी आपने संधि पढ़ा। जितना आपको बताया गया मुझे लगता है कि समझ में आया होगा, क्योंकि समय के अभाव के नाते क्रमशः आगे बढ़ना है। तो देखेंगे अगला हिस्सा आपका समास है। अभी संधि में बताया गया कि संधि क्या है, वर्णों का मेल और वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। तब मैंने वहाँ भी प्रश्न आपसे पूछा था कि अगर वर्णों के मेल मैंने संधि किसे कहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन बन सकता था कि वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, या शब्दों के मेल को, या शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को। तो वहाँ वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को या विकार को संधि कहते हैं। यहाँ आ जाएगा परिभाषा में कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ ही है संक्षेपीकरण, अर्थात जब कई शब्दों को एक साथ मिला करके हम संक्षेप करते हैं, छोटा रूप देते हैं, तब वह समास की श्रेणी में आता है। इसको परिभाषा में हम एक शब्द में कह सकते हैं, संक्षेपीकरण। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि संक्षेपीकरण माने समास। समास के जो मुख्य विषय हैं, एक तो समास बनाना संक्षेपीकरण होता है, और संक्षेप को अलग अलग कर देने के हिस्से को विग्रह कहा जाता है। विग्रह करना माने तोड़ करके उसको फिर से अलग अलग करना, संक्षेप से फिर से एक मूल रूप में पहुंचा देना, उसको विग्रह कहते हैं। इसमें भी मूल रूप से दो चीज़ें आती हैं कि जब अलग अलग कर दिया गया तो उसमें प्रथम पद और द्वितीय पद, इसको पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद माने किसी शब्द का पहला हिस्सा पूर्व पद और बाद का हिस्सा उत्तर पद। तो उत्तर पद माने प्रथम को हम, ठीक है ना, यहाँ जो प्रथम लिखा जाएगा इसको पूर्व पद कहते हैं, और जो द्वितीय होगा, ठीक है, इसको हम पूर्व के बाद उत्तर पद कह लेते हैं। यह पद के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे हम पद कहते हैं। ठीक है। फिर ये तो हो गए मूल चीज़ें। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी के भेद में। समास के मुख्य तो 4 माने जाते हैं, लेकिन 6 आप समझिए नंबर पूछा जाता है तो सामान्यतः 6 ही लिखा जाता है, जबकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आपका ये कर्मधारय और द्वंद्व समास उसी में आ जाता है। लेकिन बाकी पढ़ते समय अलग अलग, क्योंकि नंबर पूछे जाने की स्थिति शायद कम होती है, तो पूरा हम लोग 6 समासों को अलग अलग देखेंगे। 6 समास। नंबर 1 पर आप देखें अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास नंबर 1। नंबर 2 हो जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है, अव्ययी भाव, यहाँ पे समास समझते हुए ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर आ जाता है कर्मधारय समास, जो इसी के अंतर्गत तत्पुरुष के ही हिस्से में माना जाता है। यहाँ तत्पुरुष समास, इसी के अंदर फिर आ जाता है ये आपका द्वंद्व समास, यहाँ पे द्वंद्व समास, ये भी यहीं पे। फिर अगला आ जाता है द्विगु समास, ये द्विगु समास ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा नंबर 4 और ये हो जाएगा नंबर 5। नंबर 6 हो जाता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ये आपके 6 भेद मुख्य रूप से कर दिए गए। अब इसको हम सभी थोड़ा सा डिफाइन कर लें, अगर क्लियर कर लेंगे तो फिर समझ में आएगा। ये तो आपको समझ में आया, इसको हम अलग करते हैं, बाद में फिर देखेंगे यहाँ पे जो कुछ लिखना होगा। हाँ, पहला हिस्सा आ जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है पहला पद अव्यय होना चाहिए। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय
और द्वितीय पद संज्ञा। संज्ञा समझ सकते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कई बार कहा था कि जिसने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक आदि को समझा वही आगे धीरे धीरे सब कहीं कहीं जुड़े रहते हैं। तो अव्यय का मतलब, अभी अव्यय तो आपने पढ़ा नहीं लेकिन बताया गया था, जब शब्द मैंने बताया था तो मैंने बताया था एक विकारी और एक अविकारी। तो अविकारी ही जो होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। अव्ययी भाव मतलब अव्यय, जो शब्द कभी किसी लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण जो परिवर्तित न किए जा सके, जिनको बदला ना जा सके, या किसी भी दशा में जिनको हम बदल नहीं सकते, उसे हम अव्ययी भाव समास की श्रेणी में रखते हैं। जब लिखा गया आजन्म, ठीक है, आजन्म, आजन्म में देखेंगे आप तो यहाँ पर अगर पहले हिस्से को देखें तो आ है और दूसरे हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे जन्म है। जन्म, ठीक है ना, यहाँ पर ये अवाचक संज्ञा के रूप में दिखता है। ये अव्यय समाज है, जो अव्यय है जो उसको पूरा कराए। इसका जब विग्रह किया जाता है तो जन्म से लेकर हो जाता है, अतः आजन्म में हो जाएगा जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब संज्ञा है तो जन्म से लेकर, लड़का जन्म से लेकर काम करता है, लड़की जन्म से लेकर काम करती है, लोग जन्म से लेकर काम करते हैं, सभी जन्म से लेकर काम करते हैं, मैं जन्म से लेकर काम करता हूँ। जन्म से लेकर बहुवचन हो या एक वचन हो या स्त्री हो या पुरुष हो नहीं बदलेगा। या यथाशक्ति शब्द का प्रयोग सामान्यतः देखा जाता है, यथाशक्ति। तो यहाँ क्या है, यथाशक्ति को भी हम लोग उसी तरह से शक्ति के अनुसार। तो यथा क्या है, अव्यय है, शक्ति क्या है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। हम जब देखते हैं तो शक्ति के अनुसार लड़का शक्ति के अनुसार काम करता है, लड़की शक्ति के अनुसार काम करती है, लोग शक्ति के अनुसार काम करते हैं, मैं शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार पूरा पद भी अव्यय ही हो जाता है। अगर अव्ययी भाव समास के बाद विग्रह किया जाएगा तो संपूर्ण पद भी अव्यय हो जाएगा। और इसका जब संक्षेप फिर से विग्रह किया जाता है तो प्रायः ऐसा नहीं है, कहीं कहीं नहीं भी आते हैं, कहीं वैसे का वैसे रह जाता है। जैसे प्रतिदिन शब्द का प्रयोग हो तो प्रतिदिन में दिनों दिन लिखा जाता है, इसका जब विग्रह होगा तो दिनों दिन लिखा जाएगा, माने दिन पहले आ जाएगा। और ऐसे शक्ति है तो शक्ति पहले आ जाएगी, आजन्म है जन्म पहले आ जाएगा, आमरण है मरण पहले आ जाएगा, आमरण मतलब मरने तक। तो इस तरह से आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय, द्वितीय पद संज्ञा, विग्रह करने पर संपूर्ण पद ही अव्यय हो जाए, ऐसे शब्दों को हम अव्ययी भाव समास की श्रेणी में रखते हैं। तो समासिक पद कहा जाए या समास कहा जाए या समस्त पद कहा जाए, एक ही रूप होता है, ये ध्यान में रखते हुए हम अव्ययी भाव समास की पूर्ति करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे समास की ओर, जिसको कहते हैं तत्पुरुष समास। समास का यह रूप सबसे जो थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसी को ज़्यादा समझने की जरूरत है, इसी को सबसे ज़्यादा प्रश्न भी किया जाता है, सबसे ज़्यादा बताया भी जाता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, जिस समासिक शब्द का, अभी यहाँ पे अव्यय प्रथम हो, प्रथम जैसे पूर्व और उत्तर की पद की बात की गई थी, यहाँ पूर्व पद अव्यय हो और द्वितीय पद संज्ञा हो। तत्पुरुष समास में क्या होगा, प्रथम पद की महत्ता नहीं होती है, यहाँ द्वितीय पद प्रमुख होता है, द्वितीय पद ये इंपॉर्टेंट होता है। जिस सामासिक शब्द का द्वितीय पद प्रमुख हो, परंतु विग्रह करते समय, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय यह ध्यान रखना है कि जो भी शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत का होगा उसमें विग्रह करते समय, अभी मैंने कारक भी बताया था आपको, तो कारक में क्या होता है कि विभक्ति बताई गई। विभक्ति के मतलब नंबर 1, 2, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया से लेकर के अष्टमी तक आया था। तो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, मतलब केवल प्रथम छूट जाएगा
और अष्टमी छूट जाएगी। बीच के द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी सभी कारक चिन्हों के प्रयोग हो सकते हैं। कुल मिलाकर के जब तत्पुरुष समास का शब्द होगा तो वह जब विग्रह किया जाएगा तो कारक चिन्हों के अनुसार कर्म का को, करण का से द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की और अधिकरण का में पर चिन्ह उन वाक्यों में प्रयोग होगा ही, यह निश्चित है। और जब ऐसा मिल रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह शब्द तत्पुरुष समास का है। इसको 2-4 उदाहरणों से हम और समझने का प्रयास करते हैं। अब ये आता है कि हम कैसे शब्दों को हम समझ लें कि वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ रहा है। तो जैसे अगर हमको मान लीजिए कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें द्वितीय तत्पुरुष क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष क्या है, पंचमी तत्पुरुष क्या है, तृतीय तत्पुरुष क्या है, कोई समास में अलग कर लिया जा सकता है। तो मान लीजिए द्वितीय तत्पुरुष का समास है। अगर हमने शब्द लिख दिया गगनचुंबी, गगनचुंबी शब्द लिख दिया तो ये गगनचुंबी का मतलब क्या हो जाता है, गगन को चूमने वाला। गगनचुंबी माने गगन को चूमने वाला, आसमान को चूमने वाला। अब ये मुख्य शब्द निकल कर के है चुंबी, इसीलिए कहा गया द्वितीय पद प्रमुख होता है। तो चुंबी को चूमने वाला कौन, तो दीवार को, व्यक्ति को, ठीक है ना, मानव को, लेकिन यहाँ लिखा गया गगन को। तो यहाँ पे बीच में क्या जुड़ गया, को। इसका मतलब कर्ता कारक नहीं, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्ता छूट गया, कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति को इस बीच में, गगन को चूमने वाला अर्थात द्वितीय तत्पुरुष का शब्द हो गया। अगर ऐसे ही आ जाए, ठीक है ना, हस्तलिखित, हस्तलिखित शब्द आ जाए तो क्या हो जाता है, हाथ से लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। अब बीच हस्त का हो गया हाथ, लेकिन लिखित, लिखित मुख्य हो गया क्योंकि बताया गया तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तो लिखित मुख्य हो गया और बीच में जुड़ गया से, और से जुड़ गया तो कारक चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह आ गया तो तत्पुरुष समास हो गया। यही इसकी पहचान है। अगर लिखा गया पुस्तकालय तो पुस्तक आलय आप संधि कह सकते हो, संधि और समास के शब्दों में थोड़ा सा एकरूपता होती है तो ध्यान रखेंगे है, लेकिन आलय पुस्तक के लिए आलय, आलय माने घर, ठीक है ना, विद्या के लिए आलय, जो घर बना वो विद्या के लिए बन गया। जो भी जगह होती है पढ़ाना जगह, अगर वहाँ पे शादी के कार्यक्रम मैरिज हॉल हो जाए, ठीक है ना, वो मंदिर बन जाए तो देवालय हो जाएगा, किताबें रख दी हैं पुस्तकालय हो जाएगा। तो किसी के लिए आलय तो वो के लिए लगा चतुर्थी हो जाएगा। अगर वहीं आ जाता है पद मुक्त, पद से मुक्त, ठीक है ना, पद तो से लग गया बीच में कारक ना, तो वो ऐसे अलग होने के लिए। अगर राजपुत्र कहा गया तो राजा का बेटा कहा गया, फिर काके की का संबंध आ गया। अगर जलमग्न कहा गया तो जल में डूबा हुआ कहा गया, तो में लग गया, पर लग गया, तो में इसका मतलब हो गया। यह तत्पुरुष समास के उदाहरण सारे हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होगा और प्रथम पद की आवश्यकता विग्रह करने के लिए होती है, उसको कारक चिन्ह को जोड़ने के लिए होती है। जिसमें वो कारक चिन्ह लगता है वह प्रथम हिस्सा हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका तत्पुरुष समास, मतलब द्वितीय से सप्तमी तक के कारक चिन्हों का जिन शब्दों में प्रयोग हो विग्रह करने पर वही तत्पुरुष समास के शब्द हैं। ये हो जाता है आपका दूसरा। तीसरा आ जाता है कर्मधारय। कर्मधारय की भी एक बड़ी विशेषता है, इसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटी है, ध्यान रखेंगे, आसानी से भी समझ में आ जाएगा। ये क्या है कि कर्मधारय समास में जो प्रथम पद होता है वह विशेषण होता है, अभी विशेषण भी आपने पढ़ाई है, और द्वितीय पद क्या होता है, विशेष्य होता है। अभी आपको बताया गया कि जो किसी संज्ञा सर्वनाम आदि की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। इसी के साथ साथ विशेषण विशेष के साथ साथ दो हिस्से और आ जाते हैं, उपमेय और उपमान, ठीक है, उपमेय और उपमान। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, अगर यह मालूम है तो ठीक, नहीं तो ये ध्यान रखें, उपमेय और उपमान को भी पहचान लें।
उपमेय का मतलब होता है प्रस्तुत, उपमेय का मतलब होता है थोड़ा सामान्य, उपमान का मतलब होता है विशिष्ट या अप्रस्तुत, माने जो दूर होता है उसको उपमान की श्रेणी। उपमान का मतलब पैमाना जो आइडियल हो उसको हम उपमान की श्रेणी में रखते हैं। उपमेय का मतलब जो थोड़ा सामान्य हो उसको हम उपमेय की श्रेणी में रखते हैं। अगर विशेषण विशेष से वाला प्रथम पद विशेषण द्वितीय पद विशेष अथवा प्रथम पद उपमेय द्वितीय पद उपमान और उपमेय उपमान में प्रथम पद उपमान द्वितीय पद उपमेय भी हो सकता है, इनमें ये अदला बदली भी इसकी इधर से इधर और इधर से इधर भी हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है, तब यह कर्मधारय की श्रेणी में चला जाता है। तो यह विशेषण विशेष है। जैसे अगर हम कह लेते हैं कि महाबली, तो महाबली में बलि तो शब्द कोई है जिसके साथ वो बलि क्या हो गया, ये विशेष हो गया, लेकिन उसी के साथ महाशब्द का प्रयोग हो गया, ये विशेषण हो गया, तब वो कर्मधारय समास की श्रेणी में विशेषण विशेष के रूप में आ गया। अगर हम नील गगन कहते हैं तो आपको आसानी से समझ में आती है कि गगन मुख्य हो गया, गगन की विशेषता बताई गई, वो काला है, सफेद है, लाल है, नहीं, नीला बताया गया। तो नील गगन की बात की, अर्थात इसकी विशेषता बताई गई कि नीले रंग का गगन, उसका कलर भी बता दिया गया, तो ये विशेषण हो गया। तो इस तरह के जब भी कोई शब्द आपको मिलेंगे, प्रथम पद विशेषण हो, द्वितीय पद विशेष से हो, फिर आप समझ जाएंगे कर्मधारय की श्रेणी में है, अथवा उपमेय उपमान की श्रेणी में हो, तब भी आपको इसमें दिखना पड़ेगा कि यह कर्मधारय ही है। जैसे उपमेय उपमान में जब कहा जाता है चरण कमल, ठीक है, चरण कमल कहा गया, अभी यहाँ मैंने एक से लिख दिया नील गगन और अगर निकल लेता नील कमल, ठीक है, तो कमल की विशेषता बताएगी कि वह नीला है, तो यह विशेषण विशेष का कर्मधारय है। लेकिन चरण कमल क्या है, ये चरण माने पैर और कमल माने आदरणीय विशेष शब्द है। कमल सदैव उपमान होता है, चरण कमल सदैव विशेष होता है और पैर सामान्य है। लेकिन कभी जिसने भी प्रयोग किया, ये सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के लिए जब प्रयोग किया कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर ये चरण मूल न रह करके चरण पर कमल का आरोप किया गया, तो चरण क्या हो गया, उपमेय हो गया, और कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। और ऐसे ही अगर हम कमल नयन लिख दें एक साथ, ठीक है ना, कमल नयन लिख दिया गया, तो कमल तो हमेशा मैंने बताया कि उपमान ही होगा, कमल बदल नहीं सकता, कमल क्योंकि आदरणीय है, कमल कोमल है, कमल सदैव एक जैसा है, विज्ञान ने भी उसे परिवर्तित नहीं किया। और नेत्र सबके हैं, उस नेत्र को अब ये उपमान यहाँ हो गया, यहाँ उपमेय हो गया, इसका मतलब मैंने क्या कहा, ये दोनों अदल बदल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ अगर देखती हैं तो हम समास के कर्मधारय की श्रेणी में चले जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। जब दोनों पदों को एक रूप में ही देखा जाता है, जिनका वो किसी विलोमार्थी भी दिखते हैं, विलोम अगर कहा जाए तो विलोम भी दिखेंगे, लेकिन दोनों पदों का महत्व होता है। सभी को आसानी से, दोनों में विलोम भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, एक रूप के भी हो सकते हैं, आकार का रूप भी हो सकता है, रंग का रूप भी हो सकता है, और जेंडर का भी रूप भी हो सकता है, लेकिन विलोम होंगे, लेकिन कभी कभी एक भी होता है, वह भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे हम लोग सामान्य शब्द में माता और पिता देख लेते हैं, तो इसका परिभाषा यही है, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग हो जाता हो, तब हम इसमें द्वंद्व समास देखते हैं। अब ये विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, माता और पिता, लेकिन साथ ही अब ये क्या होगा, दोनों की जेंडर में अंतर है। ऊंच नीच कह लेंगे तो यहाँ पे आकार प्रकार का, छोटा बड़ा कह लेंगे तो आकार प्रकार का अंतर हो जाएगा। इसी तरह से लेकिन जब एक तरह का अगर कर दिया गया राम और यहाँ पे लक्ष्मण लिख दिया गया, तो दोनों
एक जैसे हैं, यहाँ पे जेंडर का अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी द्वंद्व समास है, क्योंकि राम और लक्ष्मण। अगर राम कृष्ण लिख दिया जाए तो भी दोनों पुरुष हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों युग का अंतर भले हो, लेकिन वहाँ भी आपका द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में रात दिन हो तो ये उल्टा पुल्टा मतलब विलोमार्थी भी हो गया, सूरज चांद हो गया तो सूरज और चांद हो गया। कभी भी जब और शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता दिखे शब्द के बीच में, वहाँ पे यह योजक चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, इसकी चिंता छोड़े हुए हम लोग उसको द्वंद्व समास की श्रेणी में रखेंगे। इसके आगे चलते हुए देखते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास का की विशेषता है कि जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची होगा, नंबर जिसमें निश्चित किए जाएंगे। ऐसे कई शब्द भी मिलेंगे जिसमें कई विसंगतियां भी हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहली विशेषता है इसकी कि पहला जो हिस्सा होगा वो संख्यावाची होगा। संख्यावाची का मतलब जिसमें नंबर की बात की जाएगी, संख्यावाची। यहाँ पे देख लें, ठीक कर लेते हैं। संख्यावाची शब्द, इसका मतलब नंबर। हम समझ सकते हैं एकहरा, दोहरा, तेहरा, ठीक है ना, ऐसे करके चौराहा, चौपाया, पंचवटी, ऐसे षटकोण, सप्तऋषि, सप्तर्षि, अष्टाध्यायी, अष्टकोण, ठीक है ना, नवग्रह, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते करते शताब्दी, सप्ताह का भी प्रयोग हो जाता है। ये सब क्या है? पहला शब्द आपका संख्यावाची। सप्ताह 7 अहों का समूह, इसमें समूह का प्रयोग किया जाता है। तब वह जैसे अगर आया पंचवटी लिखा गया तो 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समूह, पंच शब्द आ गया, इसका मतलब 5 गिनती आ गई, वो चला गया। इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं बहुत टेक्निकल है। हाँ, 2-4 शब्द ऐसे मिलेंगे। जैसे अगर संख्या ही देखी जा रही है तो हम अगर दशानन लिखते हैं तो ये दशानन में 10 गिनती दिखाई देती है, गिनती है, लेकिन ये दशानन आपका द्विगु समास में नहीं आएगा। यह बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। यदि त्रिनेत्र लिख दिया गया, त्रिनेत्र लिख दिया गया तो यहाँ पे 3 आँखें आ गई तो भी संख्यावाची शब्द दिख गया, तो वो भी द्विगु में नहीं रहेगा, वह भी आपका चला जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि त्रिनेत्र शिव जी के लिए प्रयोग किया गया। ऐसे ही चतुर्भुज का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कई ऐसे शब्द हैं जिनको यह ध्यान रखना है कि यदि जो शब्द कहीं ना कहीं विशेष किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कर रहे हों, तब फिर वहाँ पे हम लोग उसे बहुब्रीहि देखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर है जो का प्रयोग करके विग्रह किया जाता है वह कर्मधारय में होता है, लेकिन है जिसका प्रयोग कर दिया जाता है विग्रह करते समय, तब वहाँ पर वो बहुब्रीहि समास की ओर चला जाता है। अभी कर्मधारय की बात की गई, उसमें भी मैंने छोड़ दिया उसको कि जैसे अभी नील गगन की बात की गई। अगर पीताम्बर लिखा जाए तो पीताम्बर कर्मधारय है, लेकिन पीताम्बर कर्मधारय के साथ साथ कह कि अगर पीले वस्त्र है जो, पीले वस्त्र हैं जो, तो वो पीला वस्त्र हो गया, अर्थात वस्त्र की विशेषता बताएगी। लेकिन पीले वस्त्र हैं जिसके, तब वो क्या हो जाएगा? वो चाहे वो कृष्ण भगवान के साथ चाहे विष्णु भगवान के साथ जोड़ दीजिए तो फिर वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस तरह से संख्यावाची के साथ साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा। विग्रह का बड़ा महात्म्य होता है। विग्रह अगर हम लोग ठीक से कर लेंगे तो भी समास में थोड़ी सी सुविधा अच्छी आ जाती है, अन्यथा कठिनाई आ सकती होगी। तो मुझे लगता है संख्यावाची में कठिनाई नहीं आएगी। संख्यावाची में कुछ शब्द जरूर हैं जो उलझा सकते हैं, लेकिन वो अभी आगे वाले समास में वो भी क्लियर हो जाएगा कि हम उसको कैसे अलग करेंगे। 2-4 मैंने आपको बता भी दिए। अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? मूल दोनों शब्दों का अर्थ तो होता है, दोनों की प्रधानता तो होती है, लेकिन दोनों शब्दों के मूल अर्थ के अतिरिक्त कोई एक अन्य अर्थ,
जब समझा जाए, समझ लिया जाए, स्वीकार्य हो, सर्व सामान्य को पता हो, ऐसे को हम बहुब्रीहि समास की श्रेणी में रखते हैं। तो जो शब्द प्रयोग किया जाए, दोनों शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन वह अर्थ न लेकर के उसका एक रूढ़ अर्थ लिखा जाता है, रूढ़ अर्थ सोचा जाता है। जैसे अभी उधर भी मैंने बताया था, तो अगर पंकज कहा जाता है, पंकज शब्द का प्रयोग हुआ, तो पंकज में पंक माने कीचड़ और ज माने जन्म लेने वाला, तो पंकज का अर्थ कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन यहाँ पंकज नहीं कहा जाएगा, यहाँ कमल कहा जाएगा, सॉरी कमल कहा जाएगा। तो ये कमल आपके लिए अभी मैंने बताया कि ये उपमान है, सर्वश्रेष्ठ है, आदरणीय है, इसलिए ये इस श्रेणी में चला जाएगा। जब हमने लंबोदर शब्द प्रयोग किया, तो लंबोदर में क्या हो जाता है, लंबा है उदर जिसका, है ना, पंख कीचड़ में खिला है जो, तो लेकिन कमल, तो कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत विग्रह में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या जाता है, लंबा उदर बड़ा पेट, लेकिन बड़ा पेट से मतलब नहीं है, ये सीधे हम लोग गणेश जी तक पहुँच जाते हैं, इसलिए यह कहाँ चला जाएगा, बहुब्रीहि में चला जाएगा। चक्रपाणी, ठीक है ना, हाथों में चक्र है जिसके, वीणा पाणी, जिसके हाथों में वीणा है अर्थात सरस्वती जी, ऐसा चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र लगा हो अर्थात शिव जी। ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे जिसकी पहचान, मतलब चंद्रशेखर, तो शिखर माने सिर पर, चंद्र माने चंद्रमा हो, ये अर्थ नहीं बताया जा रहा है, मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, हमें उसका अर्थ लगाना है। पूछा जाएगा कौन सा समास है, तो एक शॉर्टकट में समझने का प्रयास करें। प्रथम पद अव्यय, द्वितीय पद संज्ञा, संपूर्ण पद भी अव्यय, तो वह अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान, और जिसमें विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग, द्वितीय से सप्तमी तक का। कर्मधारय में प्रथम विशेषण द्वितीय विशेष, इसका प्रयोग। तीसरे और उपमेय उपमान का भी प्रयोग, द्वंद्व में और का प्रयोग, द्विगु में संख्यावाची का प्रयोग, और बहुब्रीहि में मूल शब्द के अतिरिक्त तीसरे अर्थ का प्रयोग। ऐसे में आपका हो जाता है यह समास। समास के बाद अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, अलंकार की ओर। अलंकार भी बहुत सामान्य से ही है जो आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं अलंकार की ओर बढ़ते हुए। हाँ, तो आप इस अलंकार को क्या समझते हैं तब तक? अलंकार का मतलब होता है सजावट, और सजावट में क्या होता है, साहित्य में काव्य को कितने सुंदर ढंग से रखा जाए, जितना बढ़िया से बढ़िया उनके शब्दों की प्रकृति हो, जितने बढ़िया से बढ़िया उनके अर्थ निकल के आ जाएं, ठीक है। तो इसी को 2 मिनट हम लोग अभी विराम रख करके, तो अभी फिर हम इसको अलंकार की परिभाषा को क्लियर करते हैं।